इस वार्तालाप को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जिससे कि एक ऊर्जा का ये काम करेगी, ठीक है ना। हेलो, हाँ अमृत हाँ। अमृत जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सर, रिकॉर्ड करने की आवश्यकता है क्या है? नहीं नहीं नहीं, उसका पीछे मकसद है, जो हम आपसे बात करेंगे वह फिर हम क्राइम फ्री भारत पे उसे पब्लिश कर पाएंगे, क्योंकि हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं आपसे, राइट। और ये कॉन्सेप्ट तो फाइनली जनता के लिए है, देश के लिए है, राइट। तो ये व्यक्तिगत बात ना हो कि एक ऐसी बात है जिसमें मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे जो है ना ऊर्जा केंद्र के माध्यम से जो अब तक हम इतने संघर्ष के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाए वो कैसे प्राप्त करेंगे, और उसमें स्पिरिचुअल सेंटर्स की क्या भूमिका होगी। तो अकेले गायत्री परिवार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गायत्री परिवार है, श्री श्री रविशंकर परिवार है, सदगुरु परिवार है, ब्रह्म कुमारी परिवार है, और ऐसे और भी ढेर सारे जो है परिवार हैं। क्या हम उन सबको स्पिरिचुअल सेंटर्स को जोड़ के एक ऊर्जा के कॉन्सेप्ट से देश को सही मायने में आजादी दिलाएं? तो इसके पहले अपन को एक चीज ये समझना पड़ेगी कि हम गुलाम हैं या आजाद हैं। आपका क्या मानना है अमृत जी, आप गुलाम हैं या आजाद हैं? सर, मैं कैसे बताऊं? नहीं नहीं नहीं, व्हाट डू यू फील? आप जो है 75 साल हो गए 1947 के, व्हाट डू यू फील, आप गुलाम हैं या आजाद हैं? सर, इसमें मेरा तो कोई ओपिनियन नहीं हो पाएगा, ना हाँ ना आपका ना। आपका कोई जी ओपिनियन नहीं है। जी लेकिन जी। लेकिन मैं अब आपको बताना चाहूंगा, और थोड़ी देर में मैं आपका ओपिनियन बदल दूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज भी आप गुलाम हैं, राइट। तो आप कहेंगे कि 1947 में फिर क्या हुआ, अंग्रेज तो यहां से चले गए, तो फिर हम गुलाम कैसे हैं? तो ये दोनों बातें भी सही हैं कि 1947 में 17 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक कानून पास किया गया जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये 17 जुलाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ, और 18 जुलाई को इसे क्वीन एलिजाबेथ की जो है एसेंट मिली, और इस प्रकार हम लोग जो है ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। और अ, जैसा आप सबको विदित है कि नेहरू जी जो है हमारे प्रथम प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने अंग्रेजों को ही गवर्नर जनरल, जो लॉर्ड लॉर्ड माउंटबेटन है, उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना के रखा, राइट। हेलो। हाँ हाँ। हाँ, तो उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना के रखा, और फिर अंग्रेजों ने जितने भी नियम कानून बनाए थे वो भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए ही बनाए थे ना। सर, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता है, कि हो सकता है? सर, मेरी नहीं तो इतनी इतनी उम्र नहीं कि मैं उन पुरानी बातों को इतना नहीं नहीं उन्नीस नहीं, से। मैं तो ये कह जी रहा हूं कि जो भी नियम कानून थे उन्हीं के माध्यम से अंग्रेज भारतीय गुलामों पर शासन करते थे। मैं सिर्फ छोटी सी बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, उसमें कोई जानकारी की जरूरत नहीं है। मतलब एक कॉमन सेंस इस बात को कहता है कि हाँ, वो नियम कानून उन्होंने बनाए थे वो भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाए थे। फिर उन्होंने भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए एक व्यवस्था बनाई थी जिसको हम पुलिस कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, और जुडिशरी कहते हैं, राइट। तो हमारे माननीय नेहरू जी ने ये तीनों व्यवस्थाएं भी एज इट इज अडॉप्ट कर ली, राइट। तो नियम जो है गुलामों वाले थे, और व्यवस्था गुलामों वाली थी। तो क्या चीज बदली? ऊपर जो है गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों में ये पावर चला गया, ठीक है ना। इतना ही हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर आज आप गुलाम क्यों नहीं हुए? गुलाम ही हुए ना, कि जब नियम कानून गुलामों वाले हैं, उसको करने की व्यवस्था भी गुलामों की है, और जो व्यवस्था है वो लॉर्ड है। आपके साथ अपराध हो रहा है, थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, तो ये लॉर्डशिप की व्यवस्था है, राइट। तो अब सवाल उठता है कि फिर नेहरू जी ने एक पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बनाया 1951 में, जिसके तहत पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम आया, राइट। और उसी के तहत 1952 में चुनाव भी हुए, ठीक है ना। अब आज हम और आप सभी को मालूम है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये प्राइवेट कंपनियों और प्राइवेट फैमिली कंपनियों जैसा बिहेव कर रही हैं, राइट। तो कुल मिला के ये शासन जो है गोरे अंग्रेजों से
काले भारतीयों को ट्रांसफर कर दिया गया, और वो उसमें जो व्यवस्था लाई गई वो भी पारदर्शी, वो भी डेमोक्रेटिक नहीं लाई गई। यही कारण है कि ये प्राइवेट कंपनियों जैसी बन गई हैं। और ये प्राइवेट कंपनियां पैसे लेके टिकट देती हैं, अपने नेताओं के बच्चों को टिकट देती हैं, दूसरे पार्टी के नेता जो अपनी खुदगर्जी से ज्वाइन करते हैं उन्हें टिकट देती हैं, और अपराधियों को टिकट देती हैं। इसके कारण जो है आज अपराधी हमारे नेता बने बैठे हुए हैं। आपको ये मालूम है कि जो अभी पार्लियामेंट सेशन मतलब गठित है, जो 2019 से 2024 के बीच में है, इसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो 42%, 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं, राइट। और 29% के विरुद्ध जघन्य अपराध हैं, राइट। आज आप ये देखिए, एक चपरासी जिसकी कोई जिम्मेवारी नहीं होती, कार्यालय के बाहर खड़ा होता है, उसे भी साक्षर और साचरित्र होना चाहिए। फिर ये हमारे भाग्य विधाता और कानून के निर्माता ये अनपढ़, गंवार और अपराधी क्यों? आपको ये मालूम है अभी 2022 का जो चुनाव हुआ है इसमें 403 सदस्य हैं, राइट। टोटल एमएलए की संख्या 403 है। इनमें से 205 अपराधी रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं, उनके अपने एफिडेविट के हिसाब से। इसका मतलब है इट इज 51%। तो अमृत जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि न केवल हम जो है गुलाम हैं, बल्कि हम अनपढ़, गंवार और अपराधियों के गुलाम हैं, राइट। मतलब ये एक, अब हमने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया और हमने इसके लिए एक बड़ा सिस्टम बनाया है जिसको हमने एनर्जी सेट नाम दिया है। तो हम जो है सभी जगह जाके इसमें बातचीत कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम आम जनता को ऊर्जाकृत करके अब बदलाव के बीज लाएं, राइट। तो वैसे जो है देखा जाए तो उस समय बहुत सारे जो है ना लोगों को त्याग करना पड़ा, लोग वाग जेल में गए, क्या क्या नहीं हुआ, उसके बाद आजादी मिली, राइट। मतलब अंग्रेजों ने ऐसे नहीं छोड़ा भारत को, राइट। लेकिन यदि हम एनर्जी के ऊपर काम करेंगे और हर आदमी के अंदर की एनर्जी जागृत करेंगे, तो जो गायत्री परिवार की फिलॉसफी है, हम उससे हर इंडिविजुअल को एक ऊर्जाकृत कर पाएंगे और संयुक्त ऊर्जा के माध्यम से हम वो बदलाव कर पाएंगे जो सही मायने में आजादी होगी, जहां हर व्यक्ति का विकास होगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। डू यू एग्री विथ मी, है ना? तो अमृत जी, हाँ मेरे ख्याल से इसको अब यहीं पे अपन समाप्त करते हैं वार्तालाप को। और ठीक है। आप जो है कमलेश जी को खबर करिए कि वो मेरी डॉक्टर हाँ। पांड्या जी से बात करा दें, ठीक है ना। और दो मुद्दों पे हम उनसे बात करना चाहेंगे। एक मुद्दा तो यही है कि एनर्जी सेंटर का जो कॉन्सेप्ट हमने डेवलप किया है उसमें हम सभी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस की भूमिका चाह रहे हैं। तो उसमें गायत्री परिवार की क्या भूमिका हो सकती है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं, राइट। चर्चा करना चाहते हैं, सहमति लेना चाहते हैं और ब्लेसिंग्स भी लेना चाहते हैं, ठीक है ना। ये और दूसरा जो है एक एग्रीकल्चर मॉडल हमने डेवलप किया है, जिस एग्रीकल्चर के फील्ड में, और गायत्री परिवार ऑलरेडी बहुत सारा काम कर रहा है। बहुत सारी किताबें हमने, करीबन 3000 की किताबें जो है गायत्री परिवार की इसी विभिन्न विषयों पे खरीदी भी हैं, उनको मैं पढ़ भी रहा हूं। तो मैंने ये पाया कि गायत्री परिवार काफी काम कर रहा है, राइट। हम ये चाहते हैं कि हमने जो उसमें मॉडल डेवलप किया है उस मॉडल के माध्यम से क्या गायत्री परिवार की भूमिका हो सकती है, जिससे हम जो है एक सिस्टम के तहत किसानों को लाभ पहुंचा पाए। अच्छा। मतलब उनकी समस्याएं हमारी और लाभ उनके। देखो, आज हम मोबाइल फोन के माध्यम से बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी। ये मोबाइल फोन की क्या टेक्नोलॉजी है, क्या हमें मालूम है? तो जिसने मोबाइल फोन बनाया उसने टेक्नोलॉजी डिजाइन की और फिर इसको मार्केट में उतारा कि भाई साहब एक अच्छा इंपॉर्टेंट डिवाइस है, इससे आप बातचीत कर पाएंगे, ढेर सारे काम कर पाएंगे, और तो आपको इसकी जरूरत है, राइट।
उसने ये तो नहीं बताया कि ये कैसे काम करता है, इसके अंदर टेक्नोलॉजी कैसी है, चिप कैसी है, और जो आप पैकेट्स कैसे बनते हैं, पैकेट्स कैसे ट्रांसफर होते हैं, ये तो नहीं बताया। बताया क्या उसने किसी को? नहीं। तो हम जो है लोगों का ज्ञान सिर्फ उतना ही बढ़ाएं जो उनके लिए आवश्यक है, राइट? और उसका जो है ना लाभ किसानों को मिले, वो भी बिना मेहनत के, और क्या उनकी हम आमदनी ओवरनाइट 5 गुना बढ़ा सकते हैं। हमने ऐसा मॉडल डेवलप किया है। और मैं ये चाहता हूं कि चूंकि आपने एक बहुत बड़ा जो है नेटवर्क खड़ा किया है और इस फील्ड में आप काम भी कर रहे हैं, तो हम कैसे उसको वो करें, मतलब हाउ वी कैन रियली टेक इट टू दैट लेवल, जिससे कि किसानों को सीधा लाभ मिले, उनका ज्ञान कम बढ़ाने की जरूरत हो। और जिन लोगों का ज्ञान बढ़ाना है उनको ज्ञान बढ़ाने के लिए उनको ट्रेनिंग सेंटर पे बुलाया जाए, उनके लिए टेक्नोलॉजी जो करना है वो की जाए, लोगों को ज्यादा तकलीफ ना दी जाए। लोगों से अपेक्षा मत करें कि वो सब कुछ करेंगे। क्या हम उनके पीछे खड़े होके वो सब कर दें जैसे कि ये मोबाइल फोन ने किया है, सामने वाले को तो लाभ मिले, सामने वाले की तो 5 गुना आमदनी हो, सामने वाले का तो जो अभी कैंसर रूपी जो है केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड से जो गड़बड़ियां हो रही हैं वो विलुप्त हों। जो हम लोग थोड़े से लाभ के लिए हर चीज में हार्मोन्स दे रहे हैं, चाहे वो गाय को हो, भैंस को हो, बकरी को हो, मुर्गी को हो, सब्जी को हो, फल को हो, तो वो एक कार्सिनोजेनिक है। अमृत जी, हाँ। आपको मालूम है क्या कि हम जो है लोगों को दूध पीने को नहीं मिल रहा है, इसके बावजूद हम 64 करोड़ लीटर दूध को कंज्यूम करते हैं, और हम केवल 16 करोड़ लीटर दूध को ही पैदा कर रहे हैं। इसका मतलब है 48 करोड़ लीटर दूध जो है वो यूरिया और बाकी केमिकल से बनाया जा रहा है। और इसके बारे में रिसर्च ये कह रही है, इसका मतलब है 48 करोड़ लीटर का मतलब आप समझते हैं कि टैंकरों में जो है ये नकली दूध जा रहा है, टैंकरों में, हजारों टैंकरों में जा रहा होगा। अब एक टैंकर की कैपेसिटी आप जो है ना मान लीजिए कि सब 3,000 लीटर भी मान लें, राइट? और जो है यदि आपको 48 करोड़ लीटर यदि दूध करना है तो कितने टैंकर बनते हैं, ये कैलकुलेशन कर लिया जाए तो उससे आइडिया लग जाएगा कि इतने टैंकर ट्रांसफर होते होंगे, राइट? और इसमें एक रिसर्च है जो ये कह रही है कि यदि कोई लगातार 4 वर्ष तक इस तरह के यदि दूध को पिएगा तो 87% लोगों को कैंसर हो जाएगा। अच्छा। तो हमारा आकलन ये है कि यदि हमने कोई इंटरवेंशन नहीं किया तो आने वाले समय में भारत एक कैंसर रिच कंट्री होगा। हम में से हर 3 में से 2 व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होंगे। अच्छा, अब अपन माने कि यदि हमारे परिवार के 2 लोग कैंसर से पीड़ित हैं तो तीसरा व्यक्ति उसको अटेंड करने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? सॉरी सर, मैं आपको बात करूंगा क्योंकि मुझे और भी काम से ना। चलिए, तो कोई बात नहीं, इस बात को हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। जी जी। इसका ठीक मतलब है कि तीसरा व्यक्ति भी चाहिए होगा, तो 99% व्यक्ति यदि कैंसर रिलेटेड विभीषिका से लड़ेंगे तो इस देश का क्या हाल होगा, राइट? तो ये सही 2 है। विषय हैं, इन दो। आप जब श्रुति डॉक्टर साहब से मिल लेंगे, बात कर लेंगे, तब उनसे चर्चा करेंगे क्योंकि वो बेहतर बता पाएंगे। हाँ हाँ, नहीं, आपसे मैं कुछ पूछ नहीं रहे हैं। जी जी ये तो जो है हमने सिर्फ जी। आपसे इसलिए बात की कि आपको ये मालूम हो कि हम किस विषय पे बात करना चाहते हैं, हम ठीक है ना? तो ये जी 2 मुख्य विषय हैं जिन पे हम उनसे बात करना चाहते हैं। कमलेश जी जी को खबर करा दीजिए कि वो प्रायोरिटी में मेरी बात करेंगे, और जी। हम हैदराबाद उसको हरिद्वार आने का विचार बना रहे हैं। मोस्ट हाँ लाइकली हम 25 या 26 को हरिद्वार पहुंचेंगे। तो मैं हाँ। ये भी चाहूंगा कि डॉक्टर साहब के क्योंकि शेड्यूल में जो है ना हमारा अपॉइंटमेंट और हाँ, मीटिंग उनके साथ फिक्स कर दिया जाए। क्योंकि डॉक्टर साहब का स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से ना, हम्म। वो मिलने में थोड़ा अब मिलते नहीं है, बहुत कम ही मिलते हैं। तो वो बहुत कम में मैथिली गुप्त को रख लिया जाए ना, तो वो ठीक है वही ना? बता पाएंगे, कमलेश जी बताएंगे हाँ, आपसे बात कमलेश जी करके। को ये नहीं, ये कमलेश जी को 3 पॉइंट क्लियर हो जाए ना। नंबर हाँ 1,
हाँ कि हाँ, तो नंबर। एक बार में सर आप उन्हीं को बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि मैं एक्सप्लेन उतना तो नहीं कर पाऊंगा। अच्छा कोई क्योंकि बात नहीं, उनको जी, खबर करिए, कमलेश जी पहले मुझसे बात कर लें, ठीक है ना। ठीक ठीक। तो फिर कमलेश जी जो है ना मेरी, फिर पांडे जी से बात भी करा देंगे। और नहीं तो फिर हम बात फोन पे करने की बजाय उनसे फेस टू फेस 25 या 26 तारीख को बात करेंगे। हम ठीक। इत्मीनान से 2-3 दिन का समय लेके आएंगे, वहां पे रहेंगे। और और जो लोग इन सब्जेक्ट को डील कर रहे हैं, मतलब पांडे साहब के नीचे तो बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे लोग हैं ना, जी तो उन लोगों से बातचीत करेंगे, ठीक है ना। बल्कि उन लोगों से पहले बातचीत करेंगे, और फिर उस बातचीत के साथ वो यदि पांड्या जी को समझाएंगे तो प्रोबेबली उनको ज्यादा अच्छे ढंग से बात समझ में आएगी। समझ में आ गया। हाँ, तो मैं कौन बोल ठीक है रहा हूँ? सर। मैथिली शरण गुप्त बोल रहा हूँ, जी हाँ। फॉर्मर डीजीपी मध्य प्रदेश, और जी फॉर्मर एसपी गुना, ठीक है ना। जी तो यदि आप वो एसपी गुना का और अश्वमेध गैग का उनको हवाला देंगे तो उनको व्यक्तिगत मुलाकात का भी याद आ जाएगा, ठीक है। जी, ठीक है। चलिए, ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।